हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमबी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए कोर्स की, और ये कोर्स रहने वाला है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी हम जो जनरल इंग्लिश है यानी कि ग्रामर, हम उसको कवर करने वाले हैं, और इसको हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से एक बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, बुक का नाम है फ्लाइट। जी हाँ, फ्लाइट। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, और ये क्लास 11th और 12th यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, भले ही वो किसी भी बोर्ड के हों। स्पेशली ये वैसे डिज़ाइन की गई है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि यूपी में जो सिलेबस चलता है उसके हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो यूपी बोर्ड वालों के लिए तो ये स्पेशल है। उसके अलावा भी अगर अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट भी इसको फॉलो करते हैं तो चीज़ें सेम रहती हैं, बस जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है मार्क्स का वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज चीज़ें जो सारी होती हैं वो सेम ही रहती हैं। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन हमारे मन में रहते हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले वाट, तो उसका जवाब मैंने दे दिया क्या है। तो ये ग्रामर यानी कि जनरल इंग्लिश का एक कोर्स है। इसमें हम एक तरफ से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे जो भी इस बुक में है, यानी कि कंप्लीट इस बुक को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वाई दिस बुक, सेकंड क्वेश्चन हमारा है। तो ये एक ऑथेंटिक बुक है और सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली भी बुक है यूपी के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो हम इस पर रिलाई करते हुए चलेंगे। अगर स्कोप की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि आपके जो यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे उसके इस हिसाब से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पेपर है ग्रामर वाला वो सारा ये कवर करता है, या वो सेक्शन। उसके बाद ही इन फ्यूचर आप 12वीं के बाद अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा, तो आजकल सभी में इंग्लिश पूछी जाती है कुछ एक एग्ज़ाम को छोड़ के। तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं जो इस बुक की हैं, सेम चीज़ें आती हैं वहाँ पे। तो ये आपके जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए अभी से आपका एक मजबूत बेस तैयार कर देगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो इन फ्यूचर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब भी फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स, तो हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बुक है वो आपकी 4 सेक्शंस में डिवाइड है। तो यहाँ पे हम इन चारों सेक्शंस को ही सीखने वाले हैं। एक एक करके मैं इनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहला है रीडिंग, यानी कि इसमें हम अनसीन पैसेज को देखेंगे। दूसरा है राइटिंग, यानी कि इसमें हम ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। और तीसरा सेक्शन है इसका ग्रामर की, यानी कि इसमें हम सारे जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको समझने वाले हैं। वोकैब भी इसी के अंदर कवर हो जाएगी। और चौथा और लास्ट सेक्शन बचता है आपका, इसमें से चौथा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये फोर्थ है ट्रांसलेशन, यानी कि इसमें हम ट्रांसलेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें ही हम टेंस को भी समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। बाकी आप इस पीडीएफ के माध्यम से या इस बुक में देख सकते हैं कि ये कौन कौन से चैप्टर हैं, तो उनको इनको एक तरफ से फॉलो करेंगे। तो चलो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से ही, सेक्शन ए का, रीडिंग का। रीडिंग में एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक पैसेज दिया जाता है जो हमने कभी देखा नहीं होता है, इसीलिए उसको अनसीन पैसेज बोल देते हैं, ठीक है। उस पैसेज को पढ़ना होता है, हमें समझना होता है, और उस पैसेज पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं हमें, और वो हमें सॉल्व करने होते हैं। ध्यान है, ये एक स्किल होती है और या एक प्रैक्टिस कह सकते हैं हमसे। उससे क्या, हम फिर कोई भी हमें पैसेज भले ही कैसा भी दे दिया जाए हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ बच्चे अगर ऐसा सोचते हों कि हम इसे रट लेंगे या याद कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, हमको प्रैक्टिस करनी है, और अपनी जो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की स्किल है वो इम्प्रूव करनी है। और ये हमारी फर्दर आगे की लाइफ में भी काम आने वाली। अभी आप ये बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको कंपलसरी
इंग्लिश के पेपर में, या जो इंग्लिश का सेक्शन होगा, अगर एक ही पेपर है तो उसमें इंग्लिश का सेक्शन होगा, उस इंग्लिश के सेक्शन में आपको पैसेज ज़रूर ही देखने को मिलेगा। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया है कि एक अनसीन पैसेज क्या होता है। अब हम आपके बोर्ड के हिसाब से एक बार आपको ये बता देते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आएंगे। इससे टोटल आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 आपके डायरेक्टली बेस्ड होंगे, जो पैसेज की थीम है, यानी कि पैसेज की जो स्टोरी है उस पर, और तीनों ही 3-3 मार्क्स के होंगे। टोटल 9 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे आपके, और एक क्वेश्चन होगा आपका जो वोकैब बेस्ड होगा, और ये भी 3 का होगा, और टोटल मिला के आपके 12 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे सेक्शन ए से, रीडिंग वाले से, और जो सिर्फ और सिर्फ अनसीन पैसेज के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने यहाँ आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ की है कि अगर मेरे इस पैसेज को या इस वीडियो को समझाने के बाद भी अगर आपको इसकी हिंदी समझने में, यानी कि इसका हिंदी अर्थ समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही, तो उसके लिए मैंने यहाँ साइड में आपके लिए उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध करा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश ही नहीं करें, पहले से ही ये हिंदी वाला पोर्शन आप पढ़ें। ठीक है, तो ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें समझ पाओ। ठीक है, और ये कभी भी अगर आप शॉर्ट रिवीजन भी करना है या किसी मीनिंग का अगर आपको हिंदी का अर्थ समझ नहीं आ रहा, तो भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पैसेज की। तो पैसेज की शुरुआत करने से पहले एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले अगर पैसेज का हमें अर्थ समझना है तो उस पैसेज को पढ़ना होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। तो रीड किस तरीके से करना, फिर उसके अंदर एक और बात अहम ये निकल के आती है कि पैसेज चलो रीड तो हम करेंगे, बट किस तरीके से। तो ध्यान रहे, पैसेज को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि आप एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, जैसे गांधीज या ग्रेट, एम, इन, लाइफ, इस तरीके से नहीं। ठीक है, आप इसको फ्रेजेस के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि क्लोज अगर एक है तो उसको एक साथ। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड, जैसे गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ, ये एक साथ पढ़ेंगे। वाज, ठीक है, टू हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल। ठीक है, ये एक हो गया। फिर जैसे अगर ये कॉमा है तो एक थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड टू पेड पीपल इन एनी वे ही कुड। तो ये यहाँ से फिर यहाँ तक आप एक साथ पढ़ेंगे, तभी आप इसका मीनिंग सही से निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। इस टेक्निक को पार्सिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो पार्सिंग करना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है एडवांस लेवल पे, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। मैं जस्ट आपको सिंपल बता रहा हूँ जो आपके अभी फ़िलहाल ज़्यादा काम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और पैसेज को समझते हैं। ठीक है, एक बार हम पैसेज को ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर ज़रूरत है तो दोबारा हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। वो किस तरीके से करेंगे ये मैं आगे अभी वीडियो में बता दूँगा। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल। तो जो गांधी जी का ग्रेट एम था अपनी लाइफ का, वो क्या था कि टू हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल। जो गरीब और पीड़ित लोग थे, उनकी जो स्थिति थी उसमें सुधार करना था। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो भी वहाँ आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंस कर ली जाती हैं। ठीक है, तो बस आप कंटिन्यू रखें और उसे समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं ऐसे उसका भाव आप कनेक्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पहली लाइन का क्या मीनिंग था। ठीक, तो गांधी जी की जो लाइफ का एम था वो क्या था कि जो गरीब और पीड़ित लोग हैं, उनकी जो स्थिति है उसमें
सुधार करना, क्या, हेल्प करके, टू हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल। इसके बाद बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स, लेकिन बिना किसी बल का प्रयोग किए, सदैव, ठीक है, यानी कि किसी भी तरह का कोई फोर्स यूज नहीं करना। ही वॉज अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ इविल, ही माने वह, वॉज थे, अगेंस्ट यानी कि अगेंस्ट किसी चीज के विरुद्ध होना, जैसे अगेंस्ट है, अब हम अपने से डेली लाइफ में हमें मतलब कि मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो इसका मतलब हिंदी मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि हमें आती है, बट हम समझ जाते हैं कि हाँ अगेंस्ट, ठीक है, और यानी विरुद्ध, उसके खिलाफ। तो एवरी सॉर्ट ऑफ इविल यानी कि प्रत्येक तरह की बुराई के, ठीक है, तो वो प्रत्येक तरह की बुराई के क्या थे, खिलाफ थे। नो मैटर ऑफ व्हाट काइंड, नो मैटर ऑफ व्हाट काइंड, या ये भले ही किसी भी प्रकार की हो, वो मैटर नहीं करता, नो मैटर, ठीक है। व्हेन ही ट्राइड टू नो, व्हेन ही ट्राइड टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द पुअर फार्म वर्कर्स, जब उन्होंने जानने की कोशिश की, क्या, कंडीशन ऑफ द पुअर फार्म वर्कर्स, यानी जो खेतों में काम करने वाले वर्कर्स हैं या किसान लोग हैं, उनकी जब स्थिति को जानने की कोशिश की, देन तब क्या हो, ये कॉमा है यहाँ, फिर हम थोड़ा स्टॉप लेके फिर कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाय द 100, तो क्या हुआ, पीपल यानी कि लोगों ने, क्राउडेड, पीपल क्राउडेड, अगर एक साथ है तो इसका मतलब है लोगों की भीड़, अराउंड हिम यानी कि चारों, बाय द 100 यानी कि सैकड़ों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ क्या घेर लिया। ए फ्रेंड had come among them, someone who wanted to help them, उन्हें कैसा लगा कि एक फ्रेंड had come among them, कि कोई एक उनका दोस्त है वो उनके बीच आया है, someone जो कि who wanted to help them, जो कि उनकी क्या है, मदद करना चाहता है, and to them this was something new, यह क्या था, इसमें कुछ नया था, ठीक है। When the police ordered Gandhiji to leave the place, he refused, and in the court he explained why he could not obey. तो जब वहाँ पे सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी होगी तो क्या है, मैं एक स्टोरी की तरह बता रहा हूँ, when the people, फिर वहाँ पुलिस आई और पुलिस ने क्या करा, ऑर्डर दिया कि गांधी जी टू लीव द प्लेस, वो स्थान छोड़ने के लिए, बट ही रिफ्यूज्ड एंड इन द कोर्ट, और उन्होंने क्या है, वो ऑर्डर मानने से मना कर दिया और कोर्ट में उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया। व्हाई ही कुड नॉट ओबे, उन्होंने ये बात क्यों नहीं मानी, यानी कि उस जो ऑर्डर था पुलिस का उसको ओबे क्यों नहीं किया, वो उन्होंने कोर्ट में एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन ही आस्क्ड द कोर्ट टू पनिश हिम फॉर ब्रेकिंग द लॉ, और उन्होंने साथ ही कोर्ट से ये भी कहा कि आप उनको पनिश करें, फॉर ब्रेकिंग द लॉ, जो उन्होंने कानून को तोड़ा है उसके लिए। उन्होंने यहाँ उल्टा जो पुलिस वाले थे उनके लिए ये बात कही कोर्ट में कि आप उनको पनिश करें कि उन्होंने लॉ को ब्रेक करा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात तो कोर्ट में समझा दी कि उन्होंने क्यों ओबे नहीं किया पुलिस का ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि वो खुद एक वकील थे, ठीक है। द कोर्ट डिड नॉट नो व्हाट वर्डिक्ट टू गिव इन सच ए केस, जो कोर्ट था डिडंट नो, वो खुद नहीं समझ पा रहा था व्हाट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है क्या, डिसीजन या फैसला देना, टू गिव इन सच ए केस, इस तरह के केस में, सच ए केस, ठीक है। एंड सो लेट हिम गो फ्री, और इसलिए उन्होंने उनको क्या है, जाने दिया, गो फ्री यानी कि उनको छोड़ दिया यूं, ठीक है। अब फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन व्हाट केम टू बी एन इम्पोर्टेंट एंड कॉमन इवेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, टू रिफ्यूज टू ओबे ए लॉ कंसिडर्ड टू बी अनजस्ट, ठीक है।
दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, अब इसको एक साथ पढ़ो, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन what came to be an important and common event। ठीक है, तो यह अपने तरीके का एक पहला कदम था और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और एक कॉमन घटना थी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से हिस्सों में। क्या? टू रिफ्यूज टू ओबे लॉ, यानी कि किसी कानून को मानने से मना कर देना, लेकिन उसके साथ ही इसमें दिया कि कंसीडर टू बी अनजस्ट, ऐसे कानून को मानने से मना कर दिया जो कि अनजस्ट है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, यानी कि हमारी समझ से सही नहीं है, कंसीडर टू बी अनजस्ट, ठीक है। एंड साथ ही एट द सेम टाइम कामली टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट, साथ ही शांति से किसी भी जो भी उसका पनिशमेंट दैट माइट बी गिवन, जो भी उसके लिए पनिशमेंट दिया जा सके उसको एक्सेप्ट भी, स्वीकार है भी। एंड नेवर टू रिटेलिएट, और कभी भी ना विद्रोह किया, ठीक है। तो ये इंडिया के मतलब बहुत से पार्ट्स में एक ऐसी उस मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया था जो गांधी जी ने किया था, उसके बाद ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सामान्य सी घटना होने लगी कि लोगों ने जो लॉ है उसको नहीं माना, जो उन्हें सही नहीं लगा, अनजस्ट लगा, और सेम टाइम उन्होंने जो उसके लिए पनिशमेंट था उसको भी एक्सेप्ट किया और उसके अगेंस्ट कोई विद्रोह यानी रिटेलिएट या ऐसी विरोध वाली जो भावना बदले की वो भी नहीं रखी। तो मेन जो चीज़ थी वो गांधी जी की यही थी कि मतलब अहिंसा, विदाउट मतलब फाइटिंग और विदाउट एनी फोर्स, ठीक है, वही इसकी थीम थी। तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे, इसका एक स्टोरी के रूप में आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। आपको एग्जैक्ट इसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम करना होता है, जस्ट आपको यहाँ पे इसका क्या है समरी मीनिंग समझना होता है, ठीक है। तो वो आप समझ गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे। आपको टोटली 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए, एक एक को समझते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस की भी क्या है हिंदी मीनिंग को समझें। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल, ठीक है। अब हाउ वर्ड है, ठीक है, हाउ यानी कैसे। तो यहाँ पूछा है कि गांधी जी ने कैसे गरीब और पीड़ित लोगों की मदद की, हाउ। तो उनका काम करने का यहाँ तरीका पूछा है इसमें, ठीक है। तो अब इसका हम आंसर किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, एग्जाम में मेन चीज़ यही है कि अब हमको इसका आंसर फॉर्मेट करना है, ठीक। तो अब देखो इसमें ये वाली बात कहाँ थी, हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल। तो आप यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में, जस्ट मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इस तरह के, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई करें मैं कहाँ चल रहा हूँ। तो ये था वाज टू हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल एंड टू एड पीपल इन एनी वे ही कुड बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स। तो ये यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ गया, किस तरीके से, विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग फोर्स। तो ये इसका आंसर निकल गया। अब ये आंसर हमारे यहाँ कुछ 3-4 वर्ड्स का निकल गया। अब इसको इसके साथ मिलाना है और मिला के एक कंप्लीट अच्छा सेंटेंस हमको यहाँ फॉर्मेट यानी कि तैयार करना है कि जो हम इसे अपने आंसर बुकलेट में लिख सकें। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ डिड आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो हमें उसी में अप्लाई करना। तो गांधी जी हेल्प, अब यहाँ पे जब ये सिंपल में इसे ले जाएंगे, यहाँ पे तो इंटेरोगेटिव था तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो गांधी जी हेल्प, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, हेल्प्ड कर देना इसको, ठीक है। गांधी जी हेल्प द पीपल एंड सफरिंग पीपल, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, ठीक है। आप इस तरीके से लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसको फॉर्मेट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आपका यहाँ से इतना चल जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन से ले लेना, गांधी जी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल, ठीक है।
और भले ही आप इसे यहाँ से भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा कि बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऐसा भी हो सकता है कि किसी आंसर को लिखने के तरीके अलग अलग हो, क्योंकि किसी बात को कई अलग अलग तरीकों से भी लिखा जा सकता है, तो इसका कोई एग्जैक्ट मॉडल आंसर नहीं होता, बट हाँ मिलता जुलता होता है। तो इसमें जो कीवर्ड होते हैं उस पर फोकस करना होता है, और इसका जो कीवर्ड है वो यही है कि ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स। ठीक है, तो आपको ये वाला कीवर्ड उठा के और इस वाले क्वेश्चन में ही एडजस्ट कर देना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन वर्ड है इसको निकाल देना, तो आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड द फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड हिम। वाई का मतलब क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे अब रीजन पूछ लिया है। ठीक है, वहां पे हाउ मतलब कैसे। ठीक है, काम करने का तरीका पूछ लिया था, मेहनत। और यहाँ पे वाई, वाई डिड द फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड हिम, तो जो किसान लोग थे या फार्म वर्कर्स, खेतीहर मजदूर बोलते हैं जिनको हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, तो क्राउड अराउंड हिम, तो उनकी भीड़ ने उन्हें क्यों घेर लिया, तो उसका यहाँ पे हमें रीजन बताना है। तो अब जब हम इस पैसेज को फिर आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है, इसी कलर में ही तो आप देखेंगे यहाँ से कि when he tried to know about the condition of the poor farm workers, the people crowd around him by the hundred. A friend had come among them, someone who wanted to help. तो इसलिए घेर लिया था क्योंकि जो किसान उनकी भीड़ थी या उन खेती और मजदूरों की, तो उनको लगा था कि भाई उनका कोई एक दोस्त है वो आया है उनके बीच, किस लिए, उनकी मदद के लिए, और इसीलिए लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अब इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, ये आप क्लियर समझ पाए, स्पेस बन जाएगा थोड़ा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको y को निकाल देंगे, y डिड को। ठीक है, y डिड आप निकाल देंगे। ठीक है, अब आपको इसको आंसर अप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे द फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड हिम, द फार्म वर्कर्स क्राउड। अब क्राउड में क्या है, अब जब यहाँ पे तो डिड था तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन अब यहाँ पे आप सिंपल में करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या सेकंड फॉर्म है, द फार्म वर्कर्स क्राउडेड अराउंड हिम। ठीक है, अराउंड हिम, अब ये हिम की जगह आप गांधी जी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट अगर आप और ज़्यादा एग्जैक्ट बिल्कुल सही लिखना चाहते हैं तो आप इसमें गांधी जी डाल देंगे, क्योंकि हिम जो है एक तरीके से उन्हीं को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसको घेरा था, गांधी जी को, तो हम यहाँ पे और ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपने आंसर में। तो द फार्म वर्कर्स क्राउडेड अराउंड गांधी जी बिकॉज, अब हम यहाँ पे बिकॉज लगा देंगे, क्योंकि, बिकॉज, तो ये अब इस वाई का यहाँ से क्या है आंसर होना है, यानी कि उसका उत्तर जो वाई रीजन पूछा था उसका हम यहाँ से आंसर लिखना चाहिए, बिकॉज दे थॉट, यानी कि कौन, दी ये वाले फार्म वर्कर्स थॉट दैट गांधी जी हैड कम अमोंग देम एज ए फ्रेंड टू हेल्प देम। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे इसमें अपने पैसेज में, और यहाँ से आप थोड़ा बड़ा लाइन भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे तो इसमें डाल के कि द फार्म वर्कर्स थॉट ए फ्रेंड हैड कम अमोंग देम, समवन हु वांटेड टू हेल्प देम। तो इस तरीके से भी आप लिख देंगे उस कंडीशन में जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कि हाँ भाई ठीक है आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप फिर मतलब आपको कुछ ना कुछ तो इसमें डाल के आना। अगर आप कीवर्ड डाल देंगे तो आपके इसमें 3 में से कम 2 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे, और अदरवाइज आप बिल्कुल सही लिख देते हैं तो आपको 3 में से 3 मिलेंगे। तो ठीक है, आपको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, कितना तो आसान है। यहाँ से आपको आधा मिल जा रहा है आंसर क्वेश्चन में से, और बाकी आधा आपको पैसेज में मिल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद
थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि व्हाई डिड द पुलिस ऑर्डर्ड हिम टू लीव द प्लेस। यहाँ पे फिर वाई का यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलिस ने क्यों ऑर्डर किया हिम टू लीव द प्लेस, उस स्थान को छोड़ने के लिए। तो आपने जब पैसेज पढ़ा तो आपने देखा होगा कि जब भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो पुलिस ने ऑर्डर किया था कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। अब नॉर्मली भी देखते होंगे कि जब जहाँ कहीं ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो पुलिस वहाँ से हटाने लगती है। तो फिर आप सेम ऐसे ही करेंगे कि वाई डिड को आगे वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, द पुलिस ऑर्डर्ड, अब यहाँ ऑर्डर कीजिएगा ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर्ड हिम टू लीव द प्लेस बिकॉज, अब फिर सेम आप बिकॉज लिखेंगे, इट वॉज बिकॉज, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ पैसेज में जाएंगे बिकॉज, आप जैसे पैसेज पढ़ें क्राउडेड हिम बाय द 100, हाँ, बिकॉज द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाय द 100। तो ये थोड़ा इसमें क्लियर नहीं लिखा है, आप भले ही ऐसे लिख सकते बट इसे अगर सही से लिखेंगे कि द हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्राउडेड अराउंड हिम, आप इस तरीके से लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे इतना बता देना है बिकॉज लिख के कि जो सैकड़ों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था इसलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की व्हाट स्टेप ऑफ गांधी जी बिकेम एन इम्पोर्टेंट इवेंट। तो कौन सा स्टेप जो है गांधी जी का वो बिकेम एन इम्पोर्टेंट इवेंट। तो आप यहाँ देखा ही होगा आपने ये लास्ट की जो लाइन है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन वॉट केम टू बी एन इम्पोर्टेंट एंड कॉमन इवेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया टू रिफ्यूज टू ओबे लॉ कंसिडर्ड बी अनजस्ट एंड द at the same time calmly to accept any punishment that might be given and never to retaliate, ठीक है। तो ये क्या था, इनका एक इम्पोर्टेंट इवेंट था कि लॉ को मानने से इनकार कर दो और जो पनिशमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लो और साथ ही आपको रिटेलिएट नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, व्हाट है, तो व्हाट क्या, तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले ये वाला लाइंस लिखनी है, ठीक है। कौन सी कि यहां से लिखेंगे आप टू रिफ्यूज टू ओबे ए लॉ कंसिडर्ड टू बी अनजस्ट एंड एट द सेम टाइम कामली टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट दैट माइट बी गिवन एंड नेवर टू रिटेलिएट, यहाँ तक लिख के उसके बाद लिख देंगे वाज द, यहाँ वाज बिकेम, ठीक है, बिकेम गांधी जी एन इम्पोर्टेंट इवेंट, ठीक है। आप इस तरीके से लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, तो आपको इनका क्या है मीनिंग बताना, क्या फार्मर्स, डिसीजंस एंड फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वोकैब का टेस्ट हो गया, 3 है, तीनों एक एक नंबर्स के, ठीक है। तो फार्मर्स का मीनिंग इसमें क्या मिला, कहीं फार्मर्स वर्ड का जो एक तरह का सिनोनिम टाइप कहीं यूज हुआ, तो फार्मर्स के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फार्म वर्कर्स जो यूज हुआ था ये फार्मर्स की ही जगह पर हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला है डिसीजन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वर्डिक्ट, वर्डिक्ट जो फैसला, कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो उसको वर्डिक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसका सिनोनिम डिसीजन भी होता है, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ एक्सेप्टेड, ठीक है। अब एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, तो डिसओबे माने या रिफ्यूज माने मना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्यूज, रिफ्यूज वर्ड आया था, ठीक है। तो ये तीनों इसके क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज एक पैसेज को समझा और इसमें सारी चीज़ें डिटेल में समझी हैं कि किस तरीके से आंसर करना है चीज़ों को, मेन चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। पहला उसका भावार्थ समझना है, दूसरा किस तरीके से अपना आंसर फॉर्मेट करना, और यही चीज़ें हमें धीरे धीरे क्या है प्रैक्टिस से आएंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले पैसेज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे इसकी हिंदी है
ये भी टाइप करके दे दिए। आप यहाँ से भी इसका एक समरी समझ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इस पैसेज का मीनिंग समझने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप पहले ये मीनिंग इसका समझेंगे, फिर क्वेश्चन समझेंगे कि हाँ भाई क्या पूछ रहा है, तो आप फिर उसका उत्तर, एक बार अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत महसूस हो रही है तो आप हिंदी का ये पढ़ के, फिर हिंदी के क्वेश्चन पढ़ के उसका उत्तर समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ आ जाएगा बहुत ईजीली कि हाँ भाई ये तो हम आसानी से इनके जो आंसर हैं वो दे सकते हैं। फिर बस एक स्टेप रह जाएगा कि इंग्लिश में कैसे फॉर्मेट करना है आंसर को, ठीक है, तो वो भी हम आगे की जब क्लासेस में प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यू, तो आप सीख जाएंगे इजीली, ठीक है। तब तक के लिए बाय।